जगदीश फिर लेखक से पूछता है, बताइए ना सर, क्या अभिशाप मिला था यक्षिणी को। लेखक जगदीश के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो जानने के लिए तुम्हें मेरी किताब के दूसरे भाग के आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है सर किताब बेचने की। वो तो होगी ही जगदीश, किताब बेचता हूँ और उस किताब के साथ अपने दर्द भी, तो उन आंसुओं के पैसे तो वसूलूंगा ही। बस एक बात दिमाग में रखना, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसे बुरा बनाया जाता है। मतलब यक्षिणी बुरी नहीं थी, उसे बुरा बनाया गया था ना सर। मैंने कहा ना, अब मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जो जानना है किताब का दूसरा भाग पढ़ के जान लेना। बातें करते करते लेखक की सिगरेट ख़त्म होने वाली थी, उसमें बस एक दो कश ही बचे थे। जगदीश हिचकिचाते हुए फिर लेखक से पूछता है, सर एक बात पूछूं? तुम नहीं मानने वाले ना? ठीक है पूछो। सर आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे आप यक्षिणी को बहुत करीब से जानते हो। क्या आपने कभी यक्षिणी को देखा है? सवाल सुनकर लेखक एकदम चुप हो गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोच में डूब गया हो और उसको कुछ याद आ गया हो जो वो जगदीश को नहीं बताना चाहता था। जगदीश लेखक पर दबाव बनाते हुए पूछता है, क्या हुआ सर, आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना, क्या आपने कभी यक्षिणी को देखा है? क्या कभी आपका यक्षिणी से सामना हुआ है? लेखक सिगरेट का कश लेकर धीरे से कहता है, मेरा यक्षिणी से सामना नहीं हुआ, बल्कि मैंने तो खुद यक्षिणी के साथ। लेखक ने इतना ही कहा था कि तभी फ़ोन कट हो जाता है। लेखक अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, अरे ये क्या, फ़ोन कैसे कट गया? लगता है नेटवर्क चले गए। ये गांव में यही प्रॉब्लम रहती है, पता ही नहीं चलता कब नेटवर्क आता है और कब चला जाता है। इतना कहकर लेखक अपनी कुर्सी के बगल में रखी बैसाखी के सहारे खड़ा हो जाता है। वो लेखक लंगड़ा था, उसका एक पैर जो था वो सही से काम नहीं करता था, जिसके कारण वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलता था। उस लेखक ने बैसाखी के सहारे अपनी एक दो कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद और चालू होने लगती है। लेखक कमरे के अंदर लगे बल्ब को देखते हुए कहता है, अरे अब ये लाइट को क्या हो गया? अचानक देखते ही देखते लाइट पूरी तरह बंद हो जाती है और कमरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इतना अंधेरा कि लेखक को उसके हाथ पैर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ये क्या हो रहा है आज? कहीं वो आ तो नहीं गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं आ सकती। लेखक ने खुद से इतना ही कहा था कि तभी कमरे का दरवाज़ा जो बंद हुआ था वो अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के बाहर से हल्की सी सफ़ेद रोशनी आ रही थी। लेखक जल्दी जल्दी बैसाखी के सहारे दरवाजे के पास जाने लग जाता है। तभी कोई उसका पैर पकड़ लेता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मेरा पैर। लेखक धीरे धीरे अपने पैर की तरफ देखने लग जाता है, पर अंधेरा इतना ज़्यादा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेखक जैसे ही अपना हाथ अपने पैर पर रखता है, उसको महसूस होता है कि उसका हाथ किसी दूसरे हाथ के ऊपर रखा हुआ था। लेखक डर जाता है और झट से अपना हाथ अपने पैर से हटा लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि अब किसी ने उसका पैर नहीं पकड़ा हुआ था। लेखक जितनी फुर्ती के साथ रेंगते रेंगते दरवाजे के पास जा सकता था, उतनी फुर्ती से जाने लग जाता है। लेखक दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि तभी वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे के बाहर लेखक की दर्द से कराहने की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। आ कौन हो तुम? मैं यक्षिणी, तेरी मौत। कुछ देर तक लेखक और यक्षिणी की बातें चलती हैं, पर उन दोनों की बातों की आवाज़ दरवाजे के बाहर नहीं जा रही थी। कुछ देर बाद लेखक की एक ज़ोर से चीख सुनाई देती है। ये एक ऐसी चीख थी जो दिल को दहला कर रख दे। अगले ही पल दरवाजे के नीचे से लेखक का खून बहकर दरवाजे के बाहर आने लग जाता है। 13 साल बाद ट्रेन जो कि तेज़ रफ्तार के साथ पटरी पर भागी जा रही थी, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारी ज़िंदगी भागती है। फ़र्क इतना है, ट्रेन स्टेशन आने पर रुक जाती है, पर ज़िंदगी कभी नहीं रुकती जब तक हमारी सांसें न रुक जाएं। युग जिसकी उम्र 26 साल, गोरा रंग, चेक शर्ट, ब्लैक पैंट पहनकर विंडो सीट पर बैठा हुआ था और अपने कानों में हेडफोन लगाकर पॉकेट एफएम पर भूतिया कहानी मेघ एक शराब सुन रहा था। कहानी सुनते ही युग विंडो के बाहर दिख रहे मेघालय के गारो पहाड़ की हसीन वादियों का मज़ा ले रहा था। वही गारो पहाड़ जिसका नामकरण तिब्बती तथा बर्मी जनजाति गारो पर हुआ था। गारो पहाड़ नीच चट्टान का बना हुआ था। पहाड़ों को चारों तरफ से सफ़ेद बादलों ने घेर लिया था
उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों ने बादलों की सफ़ेद चादर ओढ़कर रखी हुई हो। उन्हीं बादलों को देखते देखते युग की आंख लग जाती है। अभी थोड़ी देर पहले युग की आंख लगी हुई थी कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका हाथ छू रहा था। कोई बार बार युग का हाथ पकड़कर हिला रहा था। युग बौखलाहट के साथ उठ जाता है और जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके चेहरे के जस्ट सामने एक बुढ़े का चेहरा था जो बड़ी बड़ी आंखें करके उसे घूर रहा था। उस बूढ़े ने सफ़ेद मटमैली सी धोती पहनी हुई थी। उसके हाथ पैर कँपा रहे थे। युग सोचने लग जाता है, पहले तो ये बूढ़ा मेरे सामने नहीं बैठा था, ये पूरी सीटें खाली थी, अचानक कहाँ से आ गया। अगले ही पल युग खुद ही इस सवाल का जवाब ढूंढने लग जाता है और मन ही मन सोचता है, जब मेरी आंख लग गई थी तब भी आकर बैठ गया होगा। युग गुस्सा करते हुए कहता है, ये क्या हरकत है बाबा। वो बूढ़ा खांसते हुए कहता है, माफ़ करना बिटवा, पर क्या करूं, तुमसे कुछ काम था, तुम्हें इसलिए उठाना पड़ा। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, काम था आपको मुझसे, क्या काम था। वो बेटा जानना था कि वक्त क्या हुआ है। ये बात सुनकर युग का दिमाग घूमने लग जाता है और वो गुस्से के साथ अपनी घड़ी में देखते हुए कहता है, 11 बजने वाले हैं। अच्छा, मतलब 1 घंटे बाद मेरा स्टेशन आ जाएगा। युग कुछ जवाब नहीं देता और उस बूढ़े को घूरने लग जाता है। वैसे बिटवा, तुम कहाँ जा रहे हो। युग उस बूढ़े के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मैं मेहंदी पथार जा रहा हूँ। मतलब तुम भी मेहंदी पथार जा रहे हो। युग उस बूढ़े के सामने उंगली करते हुए कहता है, मतलब आप भी। हाँ बिटवा, चलो अब सफ़र आसान हो जाएगा। जब कोई बात करने वाला मिल जाता है तो सफ़र जल्दी कट जाता है। तुम मेहंदी पथार में कहाँ जा रहे हो बेटा। मेहंदी पथार से 5 किलोमीटर दूर ही बंगला मुड़ा गांव है, वहीं जा रहा हूँ। बंगला मुड़ा में तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं क्या। नहीं, बंगला मुड़ा गांव में तो मैं नहीं, पर रोमका मुचा गांव में रहते हैं। अरे ये क्या बात हुई बेटा, जब तुम्हारे रिश्तेदार रोमका मुचा गांव में रहते हैं तो फिर तुम बंगला मुड़ा गांव क्यों जा रहे हो। इस सवाल को सुनकर युग खामोश हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस बूढ़े ने युग की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो, कुछ ऐसा पूछ लिया हो जिसका जवाब वो शायद अपने आप को भी नहीं देना चाहता था। बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, चलो नहीं बताना तो मत बताओ, बंगला मुड़ा में कहाँ पर रुकने वाले हो। बंगला मुड़ा गांव के बाहर जो ग्रेवयार्ड कोठी पड़ती है ना, उसमें ही रुकने वाला हूँ। वो बूढ़ा हैरानी के साथ कहता है, वो अंग्रेजों के सामने की कोठी जिसे कब्रिस्तान बनाया गया था। हाँ वही ग्रेवयार्ड कोठी। पर वो तो पिछले 13 साल से बंद है ना बेटा। हाँ बंद है, पर अब नहीं रहेगी। मैं आज रात ही उस कोठी को खोल दूंगा। नहीं बिटवा, ऐसा कभी मत करना। तुम्हें उस ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में नहीं पता क्या। क्या नहीं पता, आप साफ साफ कहेंगे, कहना क्या चाहते हैं। अगर तुम बचपन में उस गांव में रहे हो तो ये तो पता ही होगा कि यक्षिणी किश्नोई नदी के पास भटका करती थी। युग उस बूढ़े की बात का कुछ जवाब नहीं देना चाहता था। वो गौर से उसकी बातें सुन रहा था। वो बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुम्हें पता है उस यक्षिणी के एक नहीं 2 ठिकाने थे। पहला किश्नोई नदी और दूसरा ग्रेवयार्ड कोठी। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, ग्रेवयार्ड कोठी। हाँ बिटवा, ग्रेवयार्ड कोठी। गांव के कई लोगों ने कई बार यक्षिणी को ग्रेवयार्ड कोठी के पास भी भटकते हुए देखा था। यक्षिणी हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात मर्दों के साथ संभोग करके उनके दिल का खून चूसकर उन्हें मार दिया करती थी। इसका मतलब पापा ने बचपन में जो कहानी मुझे सुनाई थी वो कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। बेटवा, किस कहानी की बात कर रहे हो तुम। बूढ़े की बात सुनकर युग अपने अतीत की यादों में खो जाता है। उसको याद आता है वो पल जब वो 10 साल का था और अपने पिता से बातें कर रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट हम फिर से जल्दी लेकर हाजिर होंगे। शुक्रिया।